नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 48 घंटों से पब्लिक के बीच में है। एक नहीं, चार राज्यों की पब्लिक के बीच प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर पब्लिक से बात की। रिस्पांस कैसा मिला? मोदी ने साउथ इंडिया में जो कहा उसका नॉर्थ इंडिया में क्या असर हुआ? क्या वेस्ट इंडिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या मोदी की बातों का आफ्टर इफेक्ट यूपी के बाई इलेक्शन में भी दिखेगा? दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी इसका प्रभाव होगा? क्या मोदी के 48 घंटों से 22 का पासा पलट जाएगा और 24 का रास्ता क्लियर हो जाएगा? तमाम सवाल हैं। नरेंद्र मोदी का ग्राफ आज के दिन कितना ऊपर है? कहां नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और कहां अभी थोड़ी दूरी पर हैं? सियासत का आज का सेंसेक्स क्या कह रहा है? मोदी के पिछले 48 घंटों के सारे भाषणों के बाद उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ी है? क्या गुजरात रिकॉर्ड तोड़ सीटों से मोदी जीत रहे हैं या बहुत टफ फाइट है? मोदी के पूरे भाषण के बाद पब्लिक का मूड और सीटों का कैलकुलेशन क्या कह रहा है? आइए समझते हैं। पब्लिक से कनेक्ट ही मोदी की जीत का सीक्रेट है। मगर जब मोदी 2 दिन तक दिल्ली से बाहर थे तो प्रधानमंत्री को गाली किसने दी? मोदी जनता के बीच में आए तो गालीबाज नेताओं पर क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कुछ नेताओं को कैसे एक्सपोज कर दिया? सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां। मोदी को गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मोदी को गाली देने मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। वो कौन से नेता हैं जिन्होंने मोदी को गाली दी? किसने क्या लिखवाया, क्या छपवाया? किसको मोदी के नाम से नफरत है, मोदी के काम से नफरत है? थोड़ी देर में बताएंगे, मगर उससे पहले ये देखिए कि मोदी विरोधी गालीबाज नेता इतने क्यों तड़प रहे हैं। कर्नाटक को जोड़ा, तमिलनाडु का रुख मोड़ा, आंध्र में हल्ला बोला, तेलंगाना सिक्योर कर डाला। मोदी ने 24 घंटे में केरल छोड़कर दक्षिण के बाकी 4 राज्य नाप लिए। सुबह, शाम, रात सब एक कर दिए। विरोधी भारत जोड़ो वाली सियासत कर रहे हैं। मोदी सीधे पब्लिक के बीच पहुंच रहे हैं। सारे मोदी विरोधी इकट्ठे होकर पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, जबकि मोदी पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। रिस्पॉन्स और रिजल्ट, मोदी जहां जाते हैं इन दोनों ही टर्म्स को साथ लेकर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ मोदी के अपोनेंट्स बीजेपी का भगवा झंडा ही उखाड़ने में वक्त जाया कर देते हैं, शोर शराबे में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, काले कपड़े और काले गुब्बारे ही उड़ाते रह जाते हैं, गो बैक मोदी का ही ट्रेंड कराते रह जाते हैं। फैक्ट यह है कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मोदी को लेकर पब्लिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 22, 23, 24 में इंडिया के नक्शे पर मोदी का ही मैजिक कंफर्म है। फिलहाल फोकस गुजरात पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात मोदी के लिए नहीं, मोदी के दुश्मनों के लिए लिटमस टेस्ट है। तो क्या पूरी गुजरात विधानसभा मोदी 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे? क्या गुजरात में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी? क्या 24 में बीजेपी 330 से 350 सीटों का टारगेट अचीव करेगी? मोदी का खुद का ओपिनियन क्या है? प्रधानमंत्री को लेकर पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है? नंबर गेम क्या कहते हैं? एक एक डिटेल आपको देंगे। मोदी हर चुनाव से पहले पार्टी में बात करते हैं, फीडबैक के बाद ही पब्लिक के बीच निकलते हैं ताकि लोगों का रिस्पॉन्स समझ में आए, और इसके बाद लोगों का जोश हाई करने के लिए मोदी जिस पिच पर बैटिंग करते हैं वहां चौके छक्के ही लगते हैं। जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है,
चारों तरफ घना अंधकारा हो जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है। जो भी उपचुनाव हुए हैं, सभी उपचुनावों का एक ही संदेश है, तेलंगाना में सूर्योदय दूर नहीं है, तेलंगाना का अंधेरा दूर होगा, तेलंगाना में हर तरफ कमल खिलेगा। मोदी तेलंगाना में जब खुलकर कहते हैं तो गुजरात वाले कैसे रिएक्ट करते हैं? मोदी की जीत पर क्या कहते हैं, सब सुनाएंगे, मगर उससे पहले ये देखिए मोदी ने 24 वाले ग्रैंड फिनाले के लिए गालीबाज विरोधियों को कैसे लपेटा है। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश। अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। नोट कर लीजिए, 5063 दिनों से मोदी को लगातार गालियां दी जा रही हैं। क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लिखा गया है। मोदी विरोधी गालीबाज नेता आज भी रुके नहीं हैं। प्रधानमंत्री पर गालियों की वर्षा आज भी हो रही है। साल 2022 में अब तक 7560 घंटों से हर घंटे कोई न कोई गाली मोदी को जरूर दी गई है। मोदी पर गाली वाला बम गुजरात के चुनावी मौसम में भी फेंका जा रहा है। मैंने सुना मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। बड़ौदा में उन्होंने वो किया था अभी रोड शो, 700 लोग थे उनके रोड शो में। ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। मोदी जी जब रोड शो करते हैं, एक गेट पे वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे गेट पे अब सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर लेना चाहिए। गरीब को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उसको देख के भीड़ तो आएगी कम से कम। उसकी मनोहर कहानियां, उसकी इतनी कहानियां हैं ठगी की। पीएमओ फिल्में प्रोड्यूस करता है, स्क्रिप्ट्स यहाँ लिखी जाती हैं और फिल्मों की डायरेक्शन ये करते हैं। स्टोरीज प्लांट करना बंद करो, कहानियां बुनना बंद करो। जिन लोगों को सत्ता मिली, उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मोदी को गाली देने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सिर्फ केजरीवाल उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहे हैं, इसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी एक्टिव है। इसका एक सैंपल शनिवार को दिखा है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में ही मोदी का नाम मिटाने का संकल्प ले लिया। कहा, पहली कैबिनेट में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रख देंगे। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो क्या राहुल मोदी का नाम मिटाकर उनसे सियासी बदला लेंगे? क्या ऐसा करके वो गुजरात जीत जाएंगे? और क्या मोदी की क्रेडिबिलिटी पर इसका जरा सा भी असर होगा? क्या पब्लिक भटक जाएगी? जवाब खुद मोदी ने दे दिया है।
जिन लोगों को सत्ता मिली उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां के लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ। मोदी जब पब्लिक के बीच जाकर विरोधियों की पोल खोलते हैं तो जनता तालियां बजाती है, मोदी के दुश्मनों पर हंसती है। और जब भारत जोड़ने की बात करने वाले मोदी को सियासी तौर पर तोड़ने की साजिश रचते हैं तो देश के कोने कोने की पब्लिक कुछ इस अंदाज में उन्हें जवाब देती है। बीजेपी आने का कैसा भी आती, अब इस बार कैसा भी बीजेपी फॉर्म होती। बीजेपी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ही बीजेपी के है, तो मे बी वो आएंगे तो कुछ अच्छा होगा। मोदी जी जो है बहुत से डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। जितना भी जो कांग्रेस का वोट बैंक था, आज हम वहाँ पे कामयाबी हासिल करे हैं, इसलिए कि हमारा एक बूथ के अंदर भी एक कार्यकर्ता नहीं था। आज हम इतनी भारी मेजॉरिटी से, हमारे लिए वो जीत की खुशी है। मोदी जी बहुत अच्छा करे, अच्छे काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके खुशी से इस्तकबाल करने के लिए आए थे। मोदी को गाली देने की, उनका नाम मिटाने की जो नई सियासत विरोधियों ने शुरू की है, उसमें गुजरात एक अहम फैक्टर है। केजरीवाल हो, राहुल हो, ओवैसी हो या कोई और हो, मोदी के हर दुश्मन को पता है अगर 24 में दिल्ली से मोदी को हटाना है तो गुजरात का किला फतह करना ही होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? एक हिंट मोदी ने दी है। ये बीते 8 वर्षों में पूरे देश का ट्रेंड है। त्रिपुरा में बीजेपी की गिनती नहीं होती थी, आज वहां बीजेपी की मजबूत सरकार है। इसी तरह असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सभी राज्यों में हम लोगों की सेवा में लगे रहे और जनता जनार्दन ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। अब तो बीजेपी की सरकारें जहां एक बार बन जाती है वहां बार बार बीजेपी सरकार बन रही है। मोदी की बातों से गुजरात को लेकर उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा है और खुद गुजरातियों को भी अपने राज्य के चहेते बेटे पर फुल कॉन्फिडेंस है। गुजरात में मोदी की पार्टी 150 से ज्यादा सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। यह मुमकिन इसलिए है क्योंकि अब गुजरात चुनाव में करीब करीब 3 हफ्तों से कम का समय रह गया है। मगर गुजरात के राउंड पर न प्रियंका पहुंची हैं न राहुल पहुंचे हैं। बंद कमरे में कांग्रेस का प्लान जरूर बन रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। हिमाचल में राहुल गए नहीं, प्रियंका कुछ दिनों के टूर पर निकली, वो भी तब जब हिमाचल में आमने सामने वाली लड़ाई है।
मोदी को पता है अगर अब की बार गुजरात में 150 पार हो गया तो 24 अपने आप ही सेट हो जाएगा। और कांग्रेस की सिचुएशन ऐसी है कि वो कहीं दिख ही नहीं रही, यानी सामने वाला लड़ ही नहीं रहा है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी भी क्लियर है, नॉकआउट पंच मारो और चारों खाने चित्त कर दो। पब्लिक के रिस्पांस से भी यही लग रहा है। मैं तो कोई हमें उम्मीदवार हरीफाई है नहीं, कोई हरीफाई नहीं, कांग्रेस की नहीं, कोई आपकी कोई हरीफाई नहीं है। आम आदमी पार्टी तो बहुत जोर लगा रही है। कुछ जोर नहीं लगाई, कुछ नहीं लोग 2-3 दिन प्रवास करे तो ये प्रवास बंद कर देगा। और अगर ये कांग्रेस से ही पटेल समुदाय का ही वोट पाटीदार ही उतरता है तो आपको लगता नहीं वोट कटेगा? पाटीदार एक ज्ञाति का वोट नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसी कैंपेन चलता रहेगा आपका? कैंपेन है, ये कैंपेन चलता है। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो पीछे पीछे चलता हूँ, ये आगे चलता है। जनता के कोर्ट के लिए ही हम हैं और वही जज है, वही फैसला करेंगे, वही समझेंगे कि कौन अच्छा है, कौन, वही चुनाव का फैसला करेंगे, वही जज हैं अभी तो हमारे लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें काफ़ी बड़ी लीड से वो जिताने वाले हैं, क्योंकि इतना भरोसा, इतना विश्वास और इतना प्यार हमें यहाँ से मिला है कि आप मान नहीं सकते कि हमें खुद ऐसा होता है कि अच्छा ये कोई हमसे कहीं आगे कुछ गलती या कुछ संभाल के चले। ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स वगैरह सब फॉलो करेंगे हम, जैसे पार्टी कहेगी वैसे ही करने वाले हैं। अब कुछ नंबर गेम देखिए। गुजरात के सियासी समीकरण में आदिवासी फैक्टर बहुत बड़ा है। करीब 15% आदिवासी वोटर्स तय कर देंगे पासा किसके पाले में पलटेगा। 35 से 40 सीट ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर्स असरदार हैं। 17 में बीजेपी को ऐसी 9 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 15 सीट पर जीत मिली थी। आदिवासी वोटर्स की प्रभुत्व वाली सीटों पर बीजेपी को 33% और कांग्रेस को 55% वोट मिले थे। यानी डर मुसलमान वोटर का नहीं, आदिवासी वोटर का है कि वो किधर जाता है। और चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के एक नेता ने महामहिम राष्ट्रपति को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। आदिवासी राष्ट्रपति के ऊपर में इस तरह का अभद्र टिप्पणी, जिस टिप्पणी को चाहे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इससे यह बात स्पष्ट रूप से झलकती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस देश के 10.5 करोड़ जनता, आदिवासी जनता की भावनाओं को आहत किया और देशवासियों को देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। ममता बनर्जी को स्वयं अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसके मंत्रिमंडल के एक मंत्री, टीएमसी के नेता अखिल गिरी ने इस तरह का बयान किसके कहने पर दिया है और यह किस तरह की बयान देकर इस तरह से अपमानित करने का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए न केवल महिला राष्ट्रपति के रूप में, ट्राइबल राष्ट्रपति के रूप में, बल्कि देश का अपमान कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती हैं, उन्हें लेकर पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने भी विवादित बातें कही हैं। ऐसे बयानों से अजय कुमार से लेकर उदित राज तक सबने आदिवासी समाज को नाराज किया है। ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणियां आदिवासी समाज को हिट करती हैं। और इतना तय है कि राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर मोदी विरोधियों ने जो बयान दिए हैं, उसके बाद गुजरात के आदिवासियों का रुख मोदी की तरफ मुड़ना तय है। थकान नहीं है। एक चीज और हुई, इस बार चुनावी हिंदू यानी राहुल गांधी भी जमकर केदारनाथ वाली कहानियां सुना रहे हैं। और भाईजान भी हिंदू वोट बैंक पर नजरें टिकाए बैठे हैं। कुछ घंटों पहले बैरिस्टर ओवैसी कच्छ में सियासी माहौल बना रहे थे। कच्छ जिले की कुल आबादी करीब 21 लाख है
और यहाँ 21% मुस्लिम है। कच्छ जिले में 6 सीट्स हैं और इन 6 सीट्स में से 5 सीटों पर 17 में बीजेपी को जीत मिली थी। सोचिए, ओवैसी बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस कोई ताकत ही नहीं लगा रही है जितनी भाईजान लगा रहे हैं। याद रखिए, जब तक आपके वोटों से आपका एमएलए जीतकर गुजरात की विधानसभा में नहीं जाएगा, आपके साथ नाइंसाफी कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब कोई आपके वोट से जीत कर जाएगा तो उसकी जबान पर ना मोदी का डर होगा, ना उसकी जबान पर कांग्रेस का डर होगा, ना उसकी जबान वो छोटे रिचार्ज की पार्टी से डरेगी, बल्कि वो सिर्फ आपका नुमाइंदा रहेगा। मगर प्रधानमंत्री सारी देश में हर जगह भाषण देने में तो माहिर है। प्रधानमंत्री जितना आप भाषण दे सकते हो उससे बढ़ के भाषण मैं ही दे सकता हूं। अभी सुना आपने 4-5 दिन पहले गुजरात को मैंने बनाया, कहा था ना? तो बन्नी पश्चिम में पीने का पानी आपको मिला, नर्मदा से मिला आपको पीने का पानी। फिर गुजरात क्या बनाया प्रधानमंत्री आपने? आपका वोट, कांग्रेस का वोट उनके आदम साहब को नहीं मिला, और किसको मिला? अब जो बीजेपी के विधायक हैं उनको मिला। तो बताइए फिर हार किसकी वजह से होती है? कांग्रेस आकर सिर्फ यही बोलेगी, देखो भाजपा को हराना है। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं मोदी के खिलाफ गुजरात में एक खेल अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। बार बार परिवर्तन वाला माहौल बना रहे हैं। दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल के सपने दिखा रहे हैं। मगर मोदी के दुश्मन ये नहीं समझ पाते कि वो जो काम आज कर रहे हैं मोदी कब का कर चुके हैं। भावनगर से राजकोट के रास्ते में एक गांव आता है चावड़। यहाँ पे हाईवे पे ही एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र है। इस आरोग्य केंद्र की स्थिति क्या है और यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, ये देखते हैं। दरअसल गुजरात चुनाव में बहुत ये बात हो रही थी कि गुजरात में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, और एक तरह से तुलना भी की जा रही थी कि राजधानी दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है वो इतना अच्छा है और गुजरात में वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। सबसे पहले मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र है और हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आसपास के 10-12 गांव के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं लेबोरेटरी है, मेडिकल सेंटर है, नर्सिंग स्टेशन है, पुरुष और स्त्री का शौचालय अलग अलग है, ऑपरेशन रूम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जो सुविधा मिलती है उसमें ओपीडी है, आईपीडी है और फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन होता है वो डिलीवरी यहाँ पे करवाई जाती है और सारी सुविधाएं मुफ्त है यहाँ पे। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे 17 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं फ्री में, और उसमें समय लिखा हुआ है कि किस टेस्ट की रिपोर्ट कितनी देर में आपको मिल जाएगी, और वो ये इसका पालन किया जाता है। 17 प्रकार के ये टेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे फ्री में होता है। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं, ये लेबोरेटरी है। जो टेस्ट हमने दिखाया आपकी कौन कौन से टेस्ट होता है, वो टेस्ट यहाँ पे होता है। लेबोरेटरी ये रहा, और यहाँ से टाइम फ्रेम में वो रिपोर्ट जो है लोगों को दे दी जाती है। दवाइयों का ये स्टोर है, यहाँ पे फ्री में जो दवाई दी जा रही है। जो लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करवाने के लिए, सारी सुविधाएं फ्री में है और दवाइयाँ जो है वो भी उनको फ्री में दी जाती है। तो ये सारी सुविधा आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अगर सरकारी हॉस्पिटल है और छोटा हॉस्पिटल है तो उस लिहाज से बड़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे दिख रही है। आप ये सामने डॉक्टर साहब को देख सकते हैं। यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनकी तादाद अगर रखें तो दिन में 50 से 100 के संख्या में भी लोग आ जाते हैं और सब खुश होकर और संतुष्ट होकर जाते हैं। इस पूरे हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो हर जगह साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। हॉस्पिटल कैसा है, साफ़ सफाई है? बढ़िया, बहुत सरस, बहुत सारी। फ्री में इलाज होता है, पैसे भी लगते हैं यहाँ? पैसे देने पड़ते हैं या फ्री में होता है? फ्री में। फ्री में, हाँ। या एक मरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका इलाज हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? भावना बहन, कहाँ से आए हो? सावन से आई नथी। अच्छा, कितना दूर है गांव आपका यहाँ से?
आए थे तो बस नजदीक से। नजदीक ही है? हाँ, नजदीक से। कैसा है हॉस्पिटल? अच्छा है? बहुत अच्छा से। आओ अमरेली मैंने थे ये भी साफ सफाई से। मैं इस वक्त अमरेली डिस्ट्रिक्ट के चमारडी गांव में हूं और यहां का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आरोग्य केंद्र देखिए और यहाँ पे जो सुविधा है उसको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब इस आरोग्य केंद्र में आप एंटर करेंगे तो अलग अलग कलर्स की लाइन आपको दिखेगी। ये लाइन दरअसल इसलिए है कि जो लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं उनको पता चल जाए कि किस डिपार्टमेंट में और कहाँ जाना है और उसका रास्ता किधर से है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन्होंने महसूस भी किया होगा, एक बार फिर भूकंप के झटके आए हैं। गाजियाबाद, नोएडा समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में यह भूकंप महसूस किया गया। बस सबसे चंद मिनट पहले भूकंप का एपिसेंटर एक बार फिर नेपाल में पाया गया है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की ताकत 5.4 मापी गई है। शाम 7:57 पर भूकंप के झटके आए। आपको याद होगा 4 दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे और तब भी नेपाल में ही इसका एपिसेंटर था। आज जो भूकंप आया वो करीब 54 सेकंड तक महसूस किया गया। आज ही उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके आए थे। तो एक हफ्ते में दूसरी बार यह भूकंप उत्तर भारत में महसूस किया गया और नेपाल में इसका एपिसेंटर पाया गया है। 5.4 की तीव्रता का यह भूकंप 50 सेकंड से ज्यादा तक महसूस हुआ। शाम 7:55 पर यह भूकंप महसूस हुआ। कुछ रोज पहले ऐसा ही भूकंप आया था, तेज झटके थे और नेपाल में काफी जनहानि भी उससे हुई थी। हालांकि भारत में पहले भूकंप में भी किसी नुकसान की खबर नहीं थी और ना ही आज के भूकंप में अभी तक कोई ऐसी सूचना मिल रही है। अरुण बापट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं जियोलॉजिकल। अरुण जी, एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा भूकंप महसूस किया गया और एपिसेंटर फिर एक बार नेपाल ही है, तो क्या बताता है हमें ये इसके बारे में? हेलो जी अरुण जी बोलो। अरुण जी, अभी आज थोड़ी देर पहले फिर भूकंप आया, अभी एक हफ्ते में दूसरी बार और एक बार फिर नेपाल में ही इसका सेंटर पाया गया, एपिसेंटर पाया गया है। किस किस्म की एक्टिविटी हो रही है, क्या हम जान सकते हैं? देखिए, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बोलिए। ये जो भूकंप हुआ है, ये भूकंप की भाषा में इसे आफ्टर शॉक कहते हैं। जो मेन भूकंप होगा 6.3 का, उसके बाद ये छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं और ये तकरीबन 3-4 हफ्ते तक चलते रहते हैं जी। तो ये आएंगे भूकंप, डरना कोई बात नहीं, इससे हानि नहीं हुई कोई। आप ये कह रहे हैं कि जो पहले भूकंप आया 2-4 रोज पहले वो मेन भूकंप था और ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, और आगे हमें तैयार रहना चाहिए कि और हल्के भूकंप के झटके आ सकते हैं। हाँ जी, ये आफ्टर शॉक है और आफ्टर शॉक जो मेन शॉक का एक रिलेशन है। आफ्टर शॉक तो होता है, उसमें छोटे बड़े अलग अलग किस्म के आते हैं और मेन शॉक का मैग्नीट्यूड जितना है उससे 1.5 कम, मतलब 6.3 है तो उसमें से आप 1.5 निकाल देंगे जी, तो 4.8 का सबसे ज्यादा भूकंप आफ्टर शॉक में आएगा, तो उससे भी छोटे आ सकते। मतलब जो मेन भूकंप आया अभी 2000 रोज पहले, उससे अब जो भी भूकंप आएगा उससे कम तीव्रता का ही होगा। हाँ जी। अच्छा सर, ये नेपाल में ये सिस्मिक एक्टिविटी जो है पाई जा रही है, कोई खास वजह है इसकी? नेपाल में ये दोनों जो झटका आया भूकंप, जो भूकंप महसूस हुआ उसका एपिसेंटर नेपाल था, आज भी वहीं से ओरिजिनेट हुआ है ये, तो कोई खास एक्टिविटी, कोई खास वजह नेपाल में ऐसी एक्टिविटी बार बार होने की? 6.3 का भूकंप जो हुआ था वो नेपाल में हुआ था, मगर हिंदुस्तान और नेपाल बहुत नजदीक है और पिथौरागढ़ जो है वहाँ, और उसकी नेपाल की जो हद है, सरहद है, सरहद वो बिल्कुल बगल बगल में है, तो वो 6.3 का असर जो होता है वो तकरीबन 100-150-200 किलोमीटर तक आते रहता है वो, तो उसमें से हमारा कुछ हिस्सा उसमें आता है, इसलिए वहाँ भूकंप आ गया। जी ठीक, अरुण जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अरुण बापट एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि जो भूकंप इस हफ्ते पहले महसूस किया गया, आज जो झटके महसूस हुए वो उसके आफ्टर शॉक्स हैं, आफ्टर इफेक्ट हैं और आगे भी कुछ हफ्तों तक, 2-3 हफ्तों तक
ये मुमकिन है कि कम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जाएं उत्तर भारत में। चूंकि नेपाल में इसका एपिसेंटर था तो उसके 100-200 किलोमीटर तक उन्होंने कहा कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात भी उन्होंने और बताई जो राहत की बात है कि जैसे आज का भूकंप आया, इसकी तीव्रता पिछले भूकंप के माने में काफी कम थी और आगे भी अगर कोई आफ्टर शॉक्स आते हैं तो उनकी तीव्रता वो 6.3 की तीव्रता का जो भूकंप था उससे कम ही होगी। इसकी संभावना कम है कि उससे बड़े भूकंप के झटके या तेज तीव्रता के झटके दोबारा महसूस किए जाएं। लेकिन फिर भी भूकंप से एक बार को हर कोई थोड़ा सा एक भय महसूस करता है और जो पहले भूकंप आया वो उत्तर भारत में तमाम लोगों ने महसूस किया था जब धरती हिली थी और आज भी ऐसा ही हुआ है। भले उसकी तीव्रता कम थी, आज 5.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। और उत्तर भारत में नेपाल आप नक्शे पर देख रहे हैं हमारे उत्तर में है और उसके आसपास 100-200 किलोमीटर में उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो महसूस किए जाते हैं। हम देखें नेपाल में इसका आफ्टर इफेक्ट ओरिजिनेट हुआ ये भूकंप एक बार फिर, और पूरा उत्तर भारत जो है, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां से लेकर के यहाँ दिल्ली एनसीआर तक में इसका असर जो है वो महसूस किया जा चुका है। गोनिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोनिका, आपकी भी बात हुई होगी कई एक्सपर्ट से, क्या बता रहे हैं? अभी हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि आफ्टर शॉक्स माना जाना चाहिए आज जो भूकंप आया उसको। देखिए बिल्कुल, हालांकि ये तो एक्सपर्ट्स की राय है, लेकिन क्योंकि उस भूकंप को भी काफी दिन हो चुके हैं, ये हफ्ते में दूसरा भूकंप है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है क्योंकि बीच बीच में भी इस तरीके के छोटे मोटे झटके भी आते रहे हैं। लेकिन ये काफी बड़े रिक्टर स्केल पे था, 5.4 का है। उससे पहले हालांकि 6 समथिंग का एक जो अर्थक्वेक आया था उससे काफी वहां पर नुकसान हुआ था नेपाल में। अभी तक कोई नुकसान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ रही है और खासतौर पर दिल्ली नोएडा में ये लगभग 54 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और चूंकि कुछ एक्सपर्ट की राय है कि इसको आफ्टर शॉक्स के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके के आफ्टर शॉक इतनी ज्यादा पैमाने पर आते हैं तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि इस तरीके से एक हफ्ते में ये दूसरा भूकंप आया है। और जिस तरीके से पिछले भूकंप का डेप्थ देखा गया था वो भी 10 किलोमीटर नीचे था जमीन से, और ये भी भूकंप 10 किलोमीटर नीचे ही अभी तक इसका जो डेप्थ है वो भी अभी इसकी भी वही देखी गई है। और जो जिस तरीके का नेपाल में भी 5.4 का ही आया है और यहाँ पर भी दिल्ली नोएडा में भी बिल्कुल वैसी ही तीव्रता देखी गई है और लगभग 54 सेकंड तक लोगों ने इस भूकंप के झटकों को महसूस किया। तो वहां पर जब पिछली बार जब भूकंप आया था नेपाल में, तब उसकी तीव्रता दिल्ली या खासतौर पर उत्तर भारत में आते आते कम हो गई थी, लेकिन इस बार वो तीव्रता लगभग उतनी ही रही है जितनी नेपाल में देखी गई है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और अगर ऐसे आफ्टर शॉक अभी महसूस हो रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली नोएडा में खासतौर पर उत्तर भारत में ऐसी कोई भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। जैसे ही कुछ और जानकारी मिलती है हम शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सब लोग सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं। लेकिन क्योंकि ये एक आफ्टर शॉक के तौर पर इसे देखा जा रहा है तो अभी लोग सुरक्षित रहें ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ होता है तो खासतौर पर उसको लेकर राहत की बात है। गोनिका, जो आपने बताया कि कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है कि कोई नुकसान भारत में हुआ हो, और पिछले भूकंप में नेपाल में जरूर जनहानि हुई थी लेकिन भारत में तब भी कोई ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। उम्मीद करते हैं कि अभी भी ऐसा ही रहे। डॉक्टर सुशील कुंभा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भूवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सुशील, एक हफ्ते के अंदर दूसरा भूकंप, इससे लोग थोड़ा सा जरूर महसूस कर रहे होंगे, एक चिंता महसूस कर रहे होंगे कि बार बार ये झटके क्यों आ रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। ये बेसिकली हमें देखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 6.3 का मैग्नीट्यूड नेपाल में आया। ये बेसिकली तीव्रता नहीं, मैग्नीट्यूड होता है 6.3 या 4.7 का फिर पिछोरागढ़ में आया और फिर ये भूकंप आया। तो हमें ये देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि इसका सोर्स क्या है। क्या ये उसी फॉल्ट से जनरेट हुआ है? जरूरी वो तो दोनों अलग अलग फॉल्ट से थे। पिछोरागढ़ में अलग फॉल्ट से आया था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के आसपास था उसका जो केंद्र था, और नेपाल में टेक्टोनिक दूसरा था। तो ये चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली ये किस फॉल्ट से आया और कहाँ पर, क्या ये आफ्टर शॉक है या नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इसमें घबराने की जरूरत है क्योंकि पूरा सेस्मिक बेल्ट है हमारा और एक्टिव है पूरा हिमालयन सेस्मिक बेल्ट ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। तो हमें धैर्य रखकर और देखना पड़ेगा पहले कि ये वास्तव में इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या ये आफ्टर शॉक्स है उसी जो भूकंप आए थे अभी, और कहाँ पर इसका सोर्स है बेसिकली। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।